मानसून की शुरुआत बूंदाबांदी के साथ हो चुकी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली है। दिल्ली वालों की दिल्ली इन दिनों पानी से भरी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। चंद घंटों की बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया है। वैसे तो राजधानी में मानसून हर साल राहत के साथ आफत को भी न्योता देता है, लेकिन लोगों की परेशानियां उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है। सुबह सवेरे शुरू हुई बारिश से राजधानी में अमूमन हर जगह जल भराव देखने को मिला। दिल्ली के कैनॉट प्लेस की भी सड़कें पानी से भर चुकी हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद लंबा जाम देखने को मिला। इसके अलावा बदरपुर के अंडरपास में भी भारी जल भराव हुआ। तस्वीरें मोतीबाग से भी कुछ ऐसी ही सामने आई। चारों तरफ पानी ही पानी। एक ओर तो बारिश के कारण भारी ट्रैफिक, दूसरी ओर गाड़ियों में फंसे लोग। जल भराव के कारण ना तो लोग गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं और ना ही गाड़ियों को इस ट्रैफिक से बाहर निकाल सकते हैं। तेज बारिश ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ऐसा समा बांधा कि कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर दी, लेकिन लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो वहीं और परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई है। मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से हालात खराब है। अब देखना ये होगा कि मानसून की बारिश आने वाले दिनों में और कितना कहर बरपाती है। रैनगढ़ की सड़कों में गंदा पानी भर चुका है। बारिश के बाद हालात और भी खराब हो चुके हैं। मानसून की बारिश कई शहरों में भयावह रूप लेकर सामने आई। जहां एक और पहाड़ों में लैंडस्लाइड के जरिए कहर बरप रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में बारिश कहर ढा रही है। ये तस्वीरें नारायणगढ़ से गांव काठे माजरा जाने वाली सड़क की है, जहां बारिश के बाद सड़क में बस पानी ही पानी है। देख लीजिए आपके सामने 2 साल से बहुत ही प्रॉब्लम है रही जी, गोमान पानी की निकासी के कारण जी, और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है जी। और यहाँ हिमाचल के लगते 50 गाँव में उन्हें आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है जी। और हमारा भी यहाँ से बहुत नुकसान हो रहा है जी, इसमें मोटरसाइकिल गड्डियाँ का जी। गड्डियाँ तो इसके बीच में ही रुक जाए, मोटरसाइकिल पर तो फिर भी थोड़ा बहुत चलो ये कोशिश करा जी निकटने की। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जिसकी। वो यहाँ पर हमारे भाई जहार सिंह ने, बड़े भाई ने बहुत बार इसके ऊपर हाई कोर्ट में भी केस दर्ज कराया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन बिल्कुल सरकारी नहीं कोई सुनवाई कर रही है जिसकी। दरअसल गांव की सड़कों की ये हालत तालाब में जाने वाले गंदे पानी की निकासी को रोकने के बाद हुई। पानी निकासी रुकने के बाद स्थानीय लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का पिछले 2 सालों से यही हाल है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर गांव की देखरेख करने वाले भी सड़कों की इस हालत की सुध नहीं ले रहे। कहना क्या है जी, एक तो ये बिल्कुल भी पानी की निकासी नहीं है और आने जाने के लिए इतनी बेकार सुविधा है, मतलब ना तो किसी तरीके से कपड़े खराब हो जाते हैं, रास्ते में बीच में बाइक खराब हो जाती है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोग गिरे हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। तो मेरी तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ रहा है और इसके बारे में कोई भी सरकार मान ले, कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा है। इस पानी को सभी आने वाले हिमाचल के क्या है, हमारे गाँव के क्या, आगे बहुत गाँव पड़ते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। अब देखना यह होगा कि स्थानीय लोगों के आरोप के बाद प्रशासन क्या रुख अपनाता है। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को हिसार कोर्ट ने राहत दी है। रामपाल की गिरफ्तारी नवंबर 2014 में ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट सहित अन्य मामलों में हुई थी। सतलोक आश्रम की ये तस्वीरें भूले तो नहीं होंगे आप, भुलाएंगे भी कैसे। इतनी दर्दनाक यादों को भुलाना आसान नहीं होता, लेकिन अब आपके सामने दर्द से भरी धुंधली यादें एक बार फिर से ताजा होने वाली हैं। जी हाँ, 2014 में हुए इस उपद्रव के आरोपी रामपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि रामपाल की रिहाई देशद्रोह और आश्रम में हुई हिंसा को लेकर नहीं, बल्कि रामपाल के ही आश्रम में मिली ड्रग को लेकर हुई है। दरअसल रामपाल ड्रग और कॉस्मेटिक मामले में भी दोषी पाया गया था, तो वहीं रामपाल को इस मामले में कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। 28/11/2016 को 134 एलोपैथिक मेडिसिन, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ दवाइयों का सामान मिला था।
और वो फिर उन्होंने 23/12/16 को सील किया। सील करने के बाद वो दवाइयाँ थी जो ड्रग्स डिपार्टमेंट ने अपने पास रख ली। लॉ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस दिन कोई चीज़ आप उठाते हो उसी दिन ही उसको उठा के सील करो, उसकी सैंपल करो, उसके बाद ये पता लगेगा इस कंटेंट्स इसके क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद अदालत ने इस नतीजे पर पहुंची कि दोषी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता और दोषी को भारमुक्त करके उन सबको बरी कर दिया। आज श्री दीप्ति सरोही एडिशनल सेशन जज हिसार की कोर्ट से बरी कर दी है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम में उपद्रव हुआ था। इस दौरान बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की थी। विभाग ने आश्रम से 134 प्रकार की एलोपैथी सहित कई दवाइयां बरामद की थी, तो वहीं कुछ एक्सरे मशीन भी बरामद की गई थी। चिकित्सालय इंचार्ज इन सभी का लाइसेंस नहीं दिखा पाए थे। मामले में रामपाल सहित 5 लोग बरी हुए हैं। प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर रामपाल सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तो वहीं एक आरोपी ओम प्रकाश की मौत हो चुकी है। ओम प्रकाश पूर्व सीएमओ और आश्रम में चिकित्सालय का इंचार्ज था। इस मामले का मुख्य आरोपी रामपाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि दवाइयों की मौजूदगी अपराध नहीं है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ 2014 में 6 मामले दर्ज हुए थे। आपको बता दें 2017 में भी रामपाल को कोर्ट से राहत मिली थी। 2014 में रामपाल पर बरवाला थाने में सरकारी काम में बाधा डालने और बंधक बनाने के आरोप में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। अक्टूबर 2018 में रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रामपाल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इन सब चीजों को सुनने के बाद अदालत ने इस नतीजे पर पहुंची कि दोषी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता और दोषी को भारमुक्त करके उन सबको बरी कर दिया। आज श्री दीप्ति सरोही एडिशनल सेशन जज हिसार की कोर्ट से बरी कर दी है। तो वहीं रामपाल आश्रम में हुई हिंसा को लेकर अभी भी सजा काट रहा है। इस हिंसा में आश्रम के 5 अनुयायी मारे गए थे। हालांकि रामपाल को ड्रग एवं कॉस्मेटिक मामले में राहत मिल चुकी है, लेकिन रामपाल आज भी सलाखों के पीछे हैं और अन्य मामलों में दोषी पाए जाने के बाद सजा काट रहे हैं। रेवाड़ी में किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी की पूर्व विधायक पर हमला हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने इस हमले के लिए किसान प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग आज किसानों को किस मोड़ पर ले आई है। कहीं किसान मौसम की मार झेल रहे हैं तो कहीं किसान सड़कों पर डटे हैं। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं। इस बीच बीजेपी के कई नेता गुस्साए किसानों के विरोध का सामना कर रहे हैं। रेवाड़ी में कुछ ऐसा ही हुआ। राजस्थान से बीजेपी नेता और पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा और उसके बाद पूर्व विधायक का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को तोड़ दिया, और भी कई गाड़ियों के तोड़े। हमारी गाड़ी के चाबी में से शीशे तोड़ दिए, नट बजा करके रख दिए। मेरे पीए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी, और मेरे कपड़े तक हाथ फाड़ दिए। अब लाठियों की भी 2-4 इधर उधर उसके हमारे। जानकारी के मुताबिक प्रेम सिंह बाजौर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। प्रेम सिंह बाजौर ने आरोप लगाए हैं कि इस दौरान खेड़ा शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने प्रेम सिंह बाजौर की गाड़ी को बैरियर लगाकर रोक लिया। किसानों ने गो बैक के नारे लगाए और उनकी गाड़ी से उतरते ही उन पर हमला बोल दिया। हमारे इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है और प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से रास्ते चलते लोगों को कूट-पीट करेंगे किसानों के नाम पर। किसान ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन इस प्रकार के लोग जो किसान के नाम पे बदमाशी कर रहे हैं वहाँ उनको चयनित करके अंदर डालना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी और जेजेपी नेताओं पर किसानों द्वारा हमला करने के मामले सामने आए हैं। अब की भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह के हमला करने वाले किसान नहीं हो सकते। पंचकुला में एक जीजा ने पहले तो अपनी साली का अश्लील वीडियो बनाया। उस वीडियो के जरिए साली को ब्लैकमेल किया और उसी को अपनी कमाई का जरिया भी बनाया। तस्वीरों में दिख रहे इस युवक ने ऐसा कारनामा किया है कि अब इसे दुनिया से मुंह छिपाना पड़ रहा है।
क्योंकि आज अगर किसी ने इसे पहचान लिया तो रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ने वाले इस युवक को हर जगह शर्मिंदगी ही हाथ लगेगी। पंचकुला के पिंजौर में रहने वाले इस युवक पर आरोप है कि इसने अपनी साली का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पिंजौर की एक लेडीज ने अपने जीजा के खिलाफ कंप्लेंट दी है थाने में। ये मेरा जीजा जैसे मेरी वीडियो बना के और मेरे को ब्लैकमेल करता है और मेरे से पैसे की डिमांड करता है। तो कितना पैसा जो है उसने ब्लैकमेल करके लिया था, क्या गलत काम भी किया था? वो लेडीज़ कह रही पहले उनके साथ उसकी फ्रेंडशिप वगैरह थी, भी गलत काम भी किया मेरे साथ और मेरे से अब तक वीडियो को दिखा के कम से कम 9 से 9 लाख के करीब पैसे हड़प लिए इसने। युवती ने आरोप लगाए हैं कि अश्लील वीडियो के आड़ में युवक जबरदस्ती अपने नापाक मंसूबों को तो अंजाम दे ही रहा था, साथ ही युवती को ब्लैकमेल कर फिरौती की भी मांग कर रहा था। युवती ने अब तक युवक को 9 लाख की रकम अदा की है। गिरफ्तार कर लिया उसको पुलिस रिमांड पे लिया, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होता देखते हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि वो जो वीडियो थी किसी और को भी दी हो, ऐसी कुछ जांच की जा रही है या कोई वायरल ना की हो? अब तो उसका मोबाइल कब्जे में लिया, उसको FSL में भेजने के बाद उसको देखते बाकी पूछताछ में अब तक उसने माना अभी मैंने वीडियो किसी को वायरल नहीं की, बस इसी को दिखाई थी। तो रिमांड भी लिया गया? 2 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड लिया उसको। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं पुलिस भी ये कोशिश कर रही है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। नूह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने काजू के बुरादे की आड़ में गांजे की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्तारी में नजर आ रखे दोनों युवक नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे। नूह पुलिस को चकमा देने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने नशे के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया कि दोनों आरोपी आज सलाखों के पीछे थे। सीआईए इंचार्ज अमित कुमार इंस्पेक्टर को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जिनके नाम सलीम व अखला है, वो फिरोजपुर झिरका की तरफ से कंटेनर में 8 कट्टों में गांजा पत्ती लेकर आ रहे हैं। जिस संबंध में उन्होंने अकेड़ा चौकी के पास अपना नाका लगाकर गाड़ी को रोककर चेक किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी काजू के बुरादे की सप्लाई करते थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनके ट्रक की तलाशी ली तो पता चला कि बुरादे की आड़ में दोनों 265 किलो 400 ग्राम गांजा लेकर जा रहे थे। चेक करने पर 8 कट्टों में से जो काजू का बुरादा होता है, बुरादों के नीचे उसके अंदर गांजा पत्ती बरामद हुई थी, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। मिस्का जैन महज 6 साल की बच्ची जो कि अब पैराग्लाइडर बन गई है। मिस्का जैन का नाम इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। मिस्का जैन अब तक की सबसे छोटी पैराग्लाइडर है। मिस्का जैन महज 6 साल की बच्ची जिसने अपने सपनों की उड़ान कुछ इस तरह से भरी कि आज मिस्का जैन का नाम देश में गूंज रहा है। देश भर के पैराग्लाइडर्स के बीच मिस्का जैन की चर्चा हो रही है। चर्चाएं होना लाजमी है। जिस उम्र में बच्चे अपने सपनों से अनजान होते हैं, सपनों का मतलब भी नहीं जानते, उस उम्र में मिस्का ने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया और देश भर में अपने नाम का डंका बजाया। बहुत मजेदार था, मेरे को और को बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, कैसे मतलब क्या क्या एंजॉय करा, क्या कुछ देखा वहाँ पे आपने? मैंने छोटे छोटे घर नीचे देखे और मेरे को उसके ऊपर एक लैंड करना था। बिकॉज मैंने फिर से बता रही हूँ, मैंने इंडिया का चिल्ड्रन बनना था। मेरे को लगा कि मेरे पास ये इंडिया फ्लैग है तो वो अच्छा है। मिस्का जैन की जुबान से अभी भी तोतले शब्द निकल रहे हैं। मिस्का जैन का चेहरा पूरी तरह छोटे बच्चे की मासूमियत से भरा है। इस नन्हे से बच्चे को देखकर कौन कहेगा कि इस बच्ची ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। तो वहीं परिजनों की माने तो मिस्का का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कुछ कारणों के चलते दर्ज नहीं हो पाया। इसके अलावा मिस्का का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी भेजा जा चुका है। कुछ इतना ऐसे नहीं पता था कि इसको कैसे परस्यू करना होता है या क्या करना होता है। तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स भी नहीं गए थे बच्चे, तो जब स्कूल में हम गए तो इसके मैम ने बताया, हमें बोला कि आपको
शी शुड बी इन पब्लिकेशंस और ये सब कुछ, तब ये सब सिस्टम स्टार्ट हुआ। अदरवाइज वी वर लाइक वेरी हैप्पी। उससे पहले भी जैसे था कि मेन वी वर हैप्पी फॉर एक ही चीज़ के लिए कि इसका सपना पूरा हो। ख्याल ही नहीं आया मन में, ऐसा लगा ही नहीं कि ये छोटी है या कोई ऑब्स्टेकल है या कोई मुश्किल है। आसमान की ऊंचाई को भरने में जहां बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, तो वहीं मिस्का ने इन सब के सामने एक मिसाल कायम की है। मिस्का के घर वाले उसकी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं। कोरोना के चलते कांवड़ियों की यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन भारतीय डाक सेवा की तरफ से कांवड़ियों के लिए कुछ ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं जिससे किसी भी शिव भक्त को मायूस होने की जरूरत नहीं होगी। देखिए इस रिपोर्ट में। सावन का महीना, शिव की भक्ति में लीन होने वाले कांवड़ भक्त इस बार भी मायूस हैं। साल 2020 की तरह इस बार भी कांवड़ियों की यात्रा रद्द हो गई है। इस खबर से हजारों कांवड़िये निराश जरूर हुए हैं, लेकिन भारतीय डाक सेवा ने ऐसे ही निराश कांवड़ियों के लिए कुछ ऐसे बंदोबस्त किए हैं जिससे कि शिव भक्तों को हरिद्वार की यात्रा के बिना ही गंगा जल उपलब्ध होगा। इस साल कोरोना के आदेशों को मानते हुए कांवड़ यात्रा रद्द की गई है और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए शिवलिंग के ऊपर सावन के महीने में जल चढ़ाना बड़ा ही पुण्य का कार्य माना जाता है। तो डाक विभाग अपने विभिन्न डाकघरों से अपने गंगाजल अपने कस्टमरों को गंगाजल प्रोवाइड करता है और 30 रुपये की बोतल जो है वो 200 ml जल होता है उसके अंदर। वो कोई भी व्यक्ति आकर डाकघर से पैसे देकर 30 रुपये की बोतल लेकर उसको जलाभिषेक शिव भगवान का कर सकता है। तो सुना आपने, अब आपको गंगा जल आपके पास पोस्ट ऑफिस में भी मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस में गंगा जल के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। जो गंगा जल योजना है, डाक विभाग पिछले 5 साल से इसको चला रहा है। सावन के महीने में विशेषकर इसका विशेष योगदान रहता है, क्योंकि जो गंगाजल है ये हरिद्वार से न होकर गंगोत्री से गंगाजल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को। हमने स्टॉक भी अपना तकरीबन 4-5 गुना किया आपकी बार पिछली बार से, क्योंकि कांवड़ यात्रा रद्द हो चुकी है और जो श्रद्धालु हैं, जो भगत हैं, जो गंगा जल से अभिषेक करना चाहते हैं शंकर भगवान का, तो उनको गंगोत्री का जल डाकघर के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा। कोरोना इस बार भी त्योहारों पर हावी रहा, लेकिन डाक विभाग के बंदोबस्त कांवड़ियों के लिए अंधेरे में उम्मीद की किरण का काम करेंगे, जिससे कांवड़ियों को काफी राहत मिलेगी। विदेश की धरती पर भारत के तिरंगे को गर्व से लहराने वाली प्रिया मलिक के घर आज खुशी का माहौल है। प्रिया के परिजन जश्न के माहौल में डूबे हैं, तो वहीं प्रिया ने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। ये खुशी से भरा माहौल, झूमते बच्चे, एक दूसरे को मिठाई खिलाती महिलाएं, माहौल जश्न से भरा भी क्यों ना हो, क्योंकि इस घर की बेटी ने विदेश में अपने नाम का लोहा मनवाया है। प्रिया मलिक ने विदेशी धरती पर भारत के नाम का परचम लहराया। प्रिया की इस जीत से न सिर्फ घर में बल्कि इस जिले के साथ साथ प्रदेश और देश में खुशी का माहौल है। कुश्ती का गेम चल रहा था, जब देख रहे थे जी हम भी। कैसा लग रहा था, क्या सोच रहे थे? बहुत बढ़िया लग रहा था। जब हम वहाँ थे भी माता रानी मेरी पोती जीत जावा, पिछला देखा वो उसमें बहुत तकलीफ हो रही थी वहाँ, तो मेरी पोती ने चित्र बना दी। मेरी पोती बहुत बढ़िया ने बड़ी रोशन कर दिया सारा देश हरियाणा में। जहाँ एक तरफ देश के धुरंधर टोक्यो में अपना जज्बा दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया मलिक ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हो रही वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल देश की झोली में डाला है। प्रिया ने कुश्ती में 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। खेल की भावना तो बचपन से ही थी, छोटी सी थी जब उसके दादाजी लेकर जाते साथ में, और उन्हीं ने स्टार्ट किया था उसको। खेल के प्रति उसे ने जागरूक की थी कि उसकी इच्छा थी कि मेरी पोती बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनी। तो परिवार में और भी पहले खेल में पहले इनके पापा भी अच्छे रेसलर थे और काका भी अच्छे रेसलर हैं, नेशनल तक मेडल ले चुके।
जहां एक और प्रिया की इस उपलब्धि के बाद घर में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया मलिक के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। आज प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है। हरियाणा खेल विभाग में फर्जी सर्टिफिकेशन का मामला सामने आया है, जिसके बाद इसकी जांच भी की गई है और जांच में क्या कुछ निकला है, ये जानकारी के लिए हम आए हैं खेल विभाग के डायरेक्टर पंकज नैन के पास। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरी जांच को किया गया है और उसमें क्या कुछ निकला है। जांच की गई है फर्जी सर्टिफिकेशन को लेकर के, क्या कुछ उसमें सामने? कुछ हमारे पास इस तरीके की शिकायतें आ रही थी कि जो हमारे ग्रुप सी और डी के सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर देते हैं, उनमें कुछ व्यक्ति गलत तरीके से कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। और ये मामला तब आया जब हमारी ग्रुप डी की भर्तियां सरकार ने निकाली थी और उसमें इस तरीके के इश्यूज आए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय खेल मंत्री महोदय जी ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी की रिपोर्ट पिछले हफ्ते आई है, जिसने 2018 से लेकर अब तक जितने भी ग्रुप सी और डी के सर्टिफिकेट इशू हुए हैं इनकी जांच की है। इस जांच में प्रारंभिक जांच थी ये, उसमें ये सामने आया है कि कुछ एक खेल एसोसिएशन ने काफ़ी ज़्यादा कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट इशू कर रखे हैं, जो कि एक तरीके से पॉसिबल लगता नहीं है क्योंकि एक साल में 3 टूर्नामेंट्स वहाँ पर होती नहीं है। इन सभी सर्टिफिकेट्स को जो बिल्कुल संदेह के घेरे में है, इनकी सूची बनाकर हमने माननीय खेल मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सबमिट कर दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएं। अभी तक केवल यही संदेह है कि बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट बनाए गए हैं और कौन कौन से वो जिले हैं, कितने कुल मिलाकर के सर्टिफिकेट क्योंकि मामला फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतों को लेकर था, तो इसलिए कोई भी गैप ना रखते हुए हमने ये किया है कि पूरे स्टेट में जितने भी 2018 के बाद सर्टिफिकेट बने थे सबकी जांच की है। करीब 5700 सर्टिफिकेट हमारे पूरे स्टेट में बने थे, जिसमें से 2400-2500 ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें डाउटफुल लग रहे हैं, क्योंकि एक एक ज़िले में कुछ ज़िलों में 200, कुछ ज़िले में 250, कुछ ज़िले में 150 एक ही पर्टिकुलर गेम्स के सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं। हिसार है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, इस तरीके के भिवानी हैं। तो इस तरीके के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सर्टिफिकेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब 7-8 ज़िले हैं। बाकी में भी 20-20, 30-30, 40-40 है जो टेक्निकली पॉसिबल भी हो सकते हैं। तो इन सभी को हमने क्लब करके और इसकी एक उच्च स्तरीय जांच के लिए रिकमेंडेशन सरकार को भेज दी है। ग्रुप डी की जो भर्तियां हुई थी उन भर्तियों के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया गया है, क्या कुछ उस पर निर्णय रहेगा? इस तरीके का भी संदेह सामने आया, करीब 1500 के करीब ऐसी भर्तियां जो ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी उसी के बाद इस तरीके की शिकायतें मिलने लगी थी और तभी ये मामला उजागर हुआ था। और उन्हीं शिकायतों के मिलने के बाद एक पूरी स्टेट में हमारे डिपार्टमेंट ने जितने सर्टिफिकेट इशू किए हैं उनकी जांच करवाई है। जहां तक भर्तियों का मामला है वो क्योंकि खेल विभाग नहीं देखता है, वो कंसर्न विभाग देखते हैं। उनमें जो रिपोर्ट मांगेगा वो हम उनकी एज सच हम यहाँ से वेरिफिकेशन रिपोर्ट भेज देंगे। क्या कुछ हो सकता है भर्तियों के लिए या फिर जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं उन पर अभी क्या संज्ञान लिया जा सकता है? किस तरीके से, क्या कोई केस होगा या सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे? क्या माननीय खेल मंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल इस बारे में सजग हैं कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार, किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिस कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इसको हमने जांच के लिए भेजा है, तो इसमें एक उच्च स्तरीय जांच होने की संभावना है और उसके बाद जो भी रिकमेंडेशन होती है, अगर एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है तो उस पर तो उस तरीके का, या अगर इनकी कैंसलेशन का इशू आता है, जो भी होगा वो जांच के बाद बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर 5700 सर्टिफिकेट ऐसे थे जो बीते 3 साल के अंदर बनाए गए हैं और इनमें से 2500 संदेह सर्टिफिकेट हैं जिन पर ये संदेह है कि वो फर्जी बनाए गए हैं। हालांकि इसकी जांच के लिए रिकमेंडेशन जो है वो कर दी गई है। अब ये देखना है कि सरकार इस पर किस तरीके से संज्ञान लेती है और जो लोग इन्हें भर्ती में इस्तेमाल करते थे उस पर किस तरीके का फैसला किया जाता है।